कोर्ट राउंड अप में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे तो नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुधार और सुरक्षा को लेकर के याचिकाएं दायर की गई है। कई याचिकाएं दायर है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा का प्लान पेश कर सकती है सरकार। नीट परीक्षा को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा केवल परीक्षा वाले दिन तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसकी पूरी प्रक्रिया कई चरणों में संचालित होती है। सरकार अदालत को बताएगी कि प्रश्न पत्र के तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के दौरान किस प्रकार की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू रहती है। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को हल्फनामों में प्रस्तुत कर सकती है ताकि अदालत यह समझ सके कि मौजूदा सुरक्षा तंत्र कैसे काम करता है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई पेपर लीक मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना सीक्रेट प्लान पेश कर सकती है। कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है और इस बीच में ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण, आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीक्रेट प्लान सरकार पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ प्लान में हो सकता है? देखिए निशु, सरकार के तरफ से यह बताया जाएगा कि जब पेपर तैयार होता है, तैयार होने से लेकर के और परीक्षा होने के बाद तक किस तरीके से उसकी सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से रणनीति सरकार द्वारा तय की गई है ताकि दोबारा इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिले, इसी को लेकर के अपनी रिपोर्ट सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि कई मेडिकल एसोसिएशन और साथ ही आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि पेपर लीक होने के बाद तक और पेपर जब तैयार होता है उसमें कई खामियां हैं, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही इसको लेकर के कमेटी बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई थी और यह भी कहा गया था कि जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया था, उन दिशा निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया गया है, लिहाजा उन दिशा निर्देशों का भी पालन करने का निर्देश दिया जाए। तो आज सरकार की रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है और उसके बाद कोर्ट रिपोर्ट देखने के बाद इस मामले में कोई आदेश देगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे आगे खबरों में भी। शिवसेना सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रहा है। तो बता दें आपको कि चुनाव चिन्ह और अयोग्यता मामले पर सुनवाई हो रही है। बाला साहब ठाकरे ने की थी पार्टी की स्थापना। शिवसेना पार्टी सिंबल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान शिवसेना यूबीटी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बाला साहब ठाकरे पार्टी की स्थापना की थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान वे पार्टी संविधान के मुताबिक कई बार अध्यक्ष चुने गए और इस दौरान एकनाथ शिंदे उनके सहायक के रूप में काम करते रहे। गोपाल कृष्ण, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल निशु, कल जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान कपिल सिब्बल की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जोय माल्या बागची ने कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या राजनीतिक दल या विधायक दल पार्टी किसकी होती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दल की पार्टी होती है और यह सब कुछ निर्भर करता है कि पार्टी का संविधान क्या कहता है। इस पर जस्टिस जोय माल्या बागची ने कहा कि पार्टी के संविधान पर ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि 2018 में बाला साहब ने इसको लेकर के जो तैयार की थी, जो संविधान तैयार किया गया था, उसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने 2018 के शिवसेना को संविधान को खारिज कर दिया था तो फिर 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसे भी खारिज किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब संविधान को नहीं माना जाएगा तो फिर चुनाव को कैसे माना जाएगा। यह सवाल कपिल सिब्बल ने किया था। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके
उसके बाद से एक गुट अलग हुआ। गुट अलग होने के बाद 39 लोग पहले सूरत गए, उसके बाद गुवाहाटी चले गए और वहां पर जाकर के मुख्य सचेतक को बदल दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ कहता है कि आप मुख्य सचेतक को इस तरीके से नहीं बदल सकते हैं। आज पुनः इस मामले में निशु सुनवाई है, कपिल सिब्बल दलीलें रखेंगे, उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से भी दलीलें रखी जाएगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे आगे खबरों में भी। फिलहाल आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। आसाराम को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं है, ये एम्स ने पहले ही कह दिया है कि आसाराम स्वस्थ है, फिलहाल भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। रेप और यौन उत्पीड़न के दोषी है आसाराम और आसाराम की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। पिछले सुनवाई के दौरान एम्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि उसे लगातार डॉक्टरों के देखरेख में रखने की आवश्यकता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण, क्या लगता है आसाराम को राहत मिलेगी? क्योंकि अस्पताल तो एम्स तो साफ तौर पे ये कह रहा है कि फिलहाल एडमिट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निशु, यही बातें जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताई थी और कहा था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है। आसाराम स्वस्थ है और आसाराम अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे 3 महीना पहले और बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जिसके बाद उनके वकील ने विरोध किया था आसाराम का और कहा था कि कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, उन्हें अंतरिम जमानत की आवश्यकता है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट पेश करें। राज्य सरकार ने मेडिकल रिपोर्ट पेश किया था, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि नहीं, एम्स के एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इस मामले में जांच करेगी। कमेटी बनाया गया, कमेटी ने भी पिछले दिनों रिपोर्ट दिया और कमेटी ने कहा कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आसाराम को 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखने की आवश्यकता है। तो आज का दिन आसाराम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है गोपाल कृष्ण, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आरएसएस पर खड़गे की टिप्पणी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। कर्नाटक की टिप्पणी पर राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। शिकायतकर्ता आज दे सकता है भाषण का वीडियो लिंक। एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर चुका है 30 हजारी कोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की ओर से बीजेपी और आरएसएस पर की गई टिप्पणी के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भाषण का वीडियो लिंक जमा करने का निर्देश दिया था और इस मामले में खड़गे के वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपनी दलीलें पूरी की और इससे पहले खड़गे की ओर से 20 मार्च को जवाब दाखिल किया गया था और इस मामले में 30 हजारी कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, खड़गे विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आरएसएस और प्रधानमंत्री को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी को लेकर के शिकायतकर्ता ने 30 हजारी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया था और कहा था कि इस मामले में खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद शिकायतकर्ता ने, चूंकि ये नेता हैं और जो है सांसद हैं, इसलिए इस मामले को राव कोर्ट लाया गया और शिकायतकर्ता ने राव जुबिनू कोर्ट में सेशन कोर्ट की अदालत में चुनौती दी और कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह फैसला सही नहीं है, लिहाजा इस मामले में सेशन कोर्ट सुनवाई करे और इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के आदेश दे। जिसके बाद पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शिकायतकर्ता से उस वीडियो का लिंक मांगा था जो खड़गे ने विधानसभा चुनाव के दौरान कही थी। तो आज उस लिंक को पेश किया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में उसका जुडिक्शन नहीं बनता है, वह इस मामले की जांच नहीं कर सकती है क्योंकि राज्य से बाहर का यह मामला है, इसलिए दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कोच राउंड अप में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।